हेलो, नमस्कार। आप सभी का इस्तकबाल, खुशामदीद। ये जब तक आप लोग साथ में जुड़ रहे हैं तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ। हेलो, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो, हेलो। A very good evening to all of you. Very good evening, Mandeep. बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इवनिंग। जी, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इतवार का दिन और इतवार की दोपहर को हम एक शायराना शाम में तब्दील कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पुरजोर आ रही है, बराबर आ रही है। और आप मुझे सही, मेरी बात आपके जहन तक भी पहुंच रही है और आपके दिल तक भी पहुंच रही है। और इस वक्त हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बात करेंगे, जैसा कि हमने कल काव्यशाला के पहले सेशन में किया था। और पहले सेशन में हमने कई सारी बिल्कुल बेसिक हिंदुस्तानी पोइट्री की बेसिक्स पर बात की थी। और एक क्विक रिकैप करते हैं कि हाँ, हिंदुस्तानी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी उर्दू का एक मिश्रण है। और बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। आप चाहें तो जो इस पर हिंदुस्तानी लिटरेचर पर किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। और 19वीं सेंचुरी की कुछ लिखी हुई किताबें हैं हिंदुस्तानी लिटरेचर पे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और कैसे ये तब्दील हुई, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, उस पर भी हम बात कर चुके थे कल। और ये वही भाषा है जो आम इस साउथ एशिया की हिंदुस्तानी लिटरेचर में नॉर्थ इंडिया की या हमारे पूरे इस जोन की भाषा है। हम इसी भाषा में बात करते हैं और इसी भाषा में लिखते पढ़ते हैं। और इसी भाषा में हम काव्यशाला के अपने वर्कशॉप करेंगे, सेशंस करेंगे। और यही इसी इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम चलेंगे। फिर हमने आगे बात की थी कि इसमें कई सारे सिंफ हैं, कई सारी कहना चाहिए फॉर्म्स ऑफ राइटिंग हैं, जिनको मेनली लोग समझते हैं कि बस गज़ल और नज़्म ही दो सिंफ हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम उर्दू शायरी में बात करें तो जी हाँ, गज़ल है, नज़्म है, वो दोनों बहुत मुकम्मल हैं, दोनों बहुत ही मशहूर हैं। और उसके बाद रुबाई है, कता है, मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है। ये सब हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। वहीं हमारे पास हिंदी काव्य में आप देखिए कि अलग अलग तरह की कविताएं हैं, छंद की कविताएं हैं, अलग वर्ण की कविताएं हैं, मात्रिक छंद हैं, वर्णिक छंद हैं। और उसमें बहुत सारे उनके तरह के प्रकार हैं, 8-10 तरह के प्रकार हैं। वो भी हम ओवरव्यू देखेंगे उनका, क्योंकि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए, लंबा एक कोर्स नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि कई सालों की लगातार मेहनत चाहिए, जिसके बाद हम इन सारी चीज़ों पर ग्रिप पकड़ सकते हैं। तो और उसको कंप्रेस करके एक छोटे से मॉड्यूल में और एक छोटी सी सीरीज या वेब एक वर्कशॉप में कन्वर्ट करना खासा मुश्किल का काम है। मगर हम कोशिश करेंगे कि ये आप तक पहुंच पाए। उसमें कई तरह की विधाएं हैं, चौपाई है, दोहा है, और जिसमें अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। कल मुख्य रूप से हमने बात की थी सबसे पहले, सबसे मशहूर जो सिंफ है, जो सबसे मशहूर फॉर्म है, गज़ल। और गज़ल में इतना बताया था कि गज़ल के मानी अब तक समझा जाता था और कई जगह था कि महबूब से बात करना या महबूब की बात करना। मगर अगर हम देखें तो अगर आप कबीर के ज़माने और उससे पहले भी अमीर खुसरो से शुरू करें तो अमीर खुसरो से लेकर अब तक बहुत सारे कंटेक्स्ट, बहुत सारे मौजू हमारे बदल चुके हैं। पहली कुछ गज़लें ज़रूर सिर्फ मोहब्बत की बातें करती थीं,
मगर उसके बाद आप देखिए कि राजनीतिक पॉलिटिकल गज़ल हैं, जदीदियत मॉडर्न गज़ल हैं, देन उसके बाद बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल गज़ल हैं। आपने अगर दुष्यंत कुमार की गज़लें पढ़ी हैं, वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो ये है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये उन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट पर, एस्टेब्लिशमेंट पर कहा था कि कहाँ तो आपके वादे थे, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कितने कितने मौजू, कितने कितने अलग अलग कंटेक्स्ट और अलग अलग थीम लेकर गज़ल चली और इस तरीके से चल रही हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। फिर हम नज़्म पे बात करेंगे, नज़्म के बारे में भी बताया। नज़्म के शाब्दिक अर्थ जो है वो है मोती पिरोना। जैसे जिस तरीके से हम मोती धागे में पिरोते हैं, ठीक वैसे ही अपनी भावनाओं के मोती को हम अल्फाज के धागे में पिरोते चलते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ लोगों से हमने जानना चाहा, समझना चाहा कि आप क्या हिंदुस्तानी पोइट्री के बारे में समझते हैं, जानते हैं, फिर हम उस हिसाब से आगे चले। आज का सेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वज़न के बारे में। जी हाँ, वज़न, वेट। हर शब्द का अपना एक वज़न है और शब्द के यूं तो दांत नहीं होते, मगर शब्द काटते हैं और रह रह के काटते हैं और बहुत अरसे तक वो चोट, वो कोफ्त आपको महसूस होती है। इस भाव से है कि शब्द के अपने वज़न हैं, हर शब्द का अपना वज़न है। चूंकि जब हम शिल्प की बात करते हैं, जब हम कविता को रचने की बात करते हैं, कल बहुत सारे हमारे सुनने वालों ने हमें बताया कि एक कवि को बांधा नहीं जा सकता, एक शायर आज़ाद होता है। जी हाँ, ख्याल से, अपनी खुसूसियत से, अपने मिजाज से, अपनी अक्ल से, अपने जहन से, अपने शौक से, अपने दर्द से वो आज़ाद है। मगर जब हम किसी भी तो फिर इस कला में, इस फन में ख़ास क्या है? अगर सुर नहीं है, ताल नहीं है, तो फिर गायकी क्या? कुछ भी मन में आने वाली चीज़ को आ कर देना गायकी है? जी नहीं, उसमें बाकायदा आप देखिए सुर हैं, ताल हैं, बाकायदा राग हैं। ठीक उसी तरह से राइटिंग में भी, लिखने में भी, सुखनवरी में, कहने में, काव्य में, हिंदी शास्त्र में, पद्य में कुछ है, कुछ खास रूल्स हैं, कुछ शास्त्र हैं, कुछ विधि है, जिसके वजह से वो एक कला बनी। अगर चूंकि ये कला नहीं होती तो आप सब कलाकार नहीं होते, फिर आप में और बाकी सब में कोई फर्क नहीं होता। इस कला का जो फर्क है, जो शिल्प का टैलेंट है, अपार्ट फ्रॉम कि जो हमारे अंदर जज्बात हैं उसको कहने की तलब के अलावा, हम आगे चलेंगे। इससे पहले कि आगे चलें, आज एक छोटा सा एक नज्म पढ़ता हूँ। अब ये नया साल आ रहा है, अब देखिए हम बाद में बात करेंगे, वज़न पे बात करेंगे और बहुत सारे और अलग मौजू पे बात करेंगे, पर शुरू करता हूँ एक नज्म पे। वक्त का मुसाफिर इस नज्म का टाइटल है और ये दरीचे से ली गई है, किताब से एक नज्म है मेरी। और इसमें देखिए कि अब नया साल आ रहा है, हम 2020 छोड़ रहे हैं और हम 2021 में जा रहे हैं। तो जब हम अक्सर मंथ के कैलेंडर में जब मंथ बदलते हैं या फिर धीमे धीमे कैलेंडर बदलते हैं, तो हमें लगता है चलो सितंबर पार हुआ, अक्टूबर पार हुआ, नवंबर पार हुआ। हम धीमे धीमे वक्त के शहर में चल रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेन से स्टेशन गुजरते चले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से उसी मानंद लगता है कि सितंबर का स्टेशन गया, अक्टूबर का स्टेशन गया और फिर हम अपने सफ़र को आगे 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 तय करते चले जाते हैं। आप बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, और आप जुड़ते रहिए। हम जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा किसी को अपने साथ बातचीत पे जोड़ने के लिए, मगर उससे पहले एक नज़्म पढ़ने की इजाज़त दें। हम सब जो यूं बढ़ रहे हैं, हम सब जो यूं बढ़ रहे हैं, एक नए वक्त में चल रहे हैं, आगे बढ़ने में माहिर हैं कि हम सब एक मुसाफिर हैं, कि हम सब एक मुसाफिर हैं। सिर्फ गली शहर या राहों की नहीं, यूं की वक्त की पगडंडी पे भटक रहे हैं सैयारे से, कुछ जीते से कुछ हारे से। घड़ी के कांटों का अलग फसाना, बस गोल गोल है चलते जाना। जो बीत गईं सदियां वो मानो जैसे छोड़ा शहर पुराना। एक मुसाफिर हार न माना, फिर नया साल है नया ठिकाना, फिर नया साल है नया ठिकाना। जैसे राही अपनी राह पकड़ बस शहर बदलता जाता है, वैसे ही ये शहर साल का
हर साल बदलता जाता है। इन वक्त के शहरों में कस्बे महीनों के नाम हैं, कहीं सर्दी की धूप है सेकी, कहीं गर्मी में खाए आम हैं। जब इन महीने वाले कस्बों में कोई हफ्ते वाली गली आ जाए तो नुक्कड़ पे खड़े खड़े हफ्तों का हाल पूछना। कितने हफ्ते रोके काटे, कितने ख्वाब मिलके बांटे, इन सब का हिसाब पूछना। हर गली हर नुक्कड़ पे बसा एक दिन नाम का घर होगा। हर गली हर नुक्कड़ पे बसा एक दिन नाम का घर होगा। एक आंगन जैसा लम्हा होगा, एक चौका जैसा पल होगा। जैसे सारे कमरे एक जगह आंगन में मिल जाते हैं, वैसे सब लम्हे एक दूजे के कंधों पे टिक जाते हैं। तुम मुसाफिर चलते चलते वक्त के किसी शहर ठहर जाना, दिन नुमा घर के अंदर किसी लम्हे में रुक जाना, और लम्हे की दीवार पर कान लगा दास्तान फिर सुन जाना। सुनना सुनना कैसे हसीन याद कोई गीले पैर ले छप छप करती आई थी, और कैसे कड़वी बातों ने एक अर्थी वहीं उठाई थी। एक तंग रसोई लम्हे में, जैसे रसोई छोटी और तंग है वैसे ही एक लम्हा है। एक तंग रसोई लम्हे में तुम्हारे हौसले गुड़गुड़ाए थे, यहीं मुझे तुम छोड़ वक्त के दूजे शहर चले आए थे। पर तुम्हें तो जाना ही था, तुम मुसाफिर जो थे। मगर तुम्हें तो जाना ही था, तुम मुसाफिर जो थे। एक मुसाफिर का फर्ज है एक शहर से दूसरे शहर जाना, जैसे आखिरी तारीख बदल जाना। मुसाफिर हो जाओ बिल्कुल जाओ, नए शहर का जश्न मनाना, पर सुनी दास्तां लम्हों की दूजे मुसाफिर को सुनाना। मुसाफिर हो जाओ बिल्कुल जाओ, नए साल का जश्न मनाना, मगर सुनी दास्तां लम्हों की अगले मुसाफिर को सुनाना। हम सब मुसाफिर हैं, आगे बढ़ने में माहिर हैं, कि हम सब एक मुसाफिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी एक नज्म वक्त का मुसाफिर, जो बताती है कि हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी मूव करते हैं। तो और अब नया साल आ रहा है, तो हम अब वक्त का एक शहर यानी 2020 छोड़कर दूसरे शहर में आने वाले हैं 2021 में। उस ख्याल पर रची ये नज़्म थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज हमारे मिर्ज़ा गालिब की जन्म पुण्यतिथि है, आज ही के दिन। जी हाँ, 27 दिसंबर को ही मिर्ज़ा गालिब ने जन्म लिया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब के एक शेर के साथ। बहुत शुक्रिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। और एक और शेर आप सुनिए इनका, जो बहुत खूबसूरत है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मैं जितने भी शेर पढ़ रहा हूं ये सब बाकायदा काफिया, रदीफ, वजन और बहर में हैं, और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अपने कान को ट्रेन कर लीजिए सुनते ही हर चीज पहचानने के लिए। वो मामूली आवाजें, वो सटल वॉइसेस एंड नुआंसेस ऑफ पोइट्री, वो आपको कैच करने हैं। आह को चाहिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा जिसे कहें। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। माफ कीजिएगा, कि सब अच्छा कहें जिसे। तो ये गालिब के कुछ चंद अशार थे, और जैसा कि कल बताया था कि अशार के मानी हैं शेर का बहुवचन। तो जी हाँ, वो अशार कहते हैं। और कल एक छोटी सी एक हमने क्विज खेला था, और क्विज खेलने के साथ साथ हमने ये भी एक सवाल रखा था कि गजल में हर मौजू पर, हर टॉपिक पर 2 लाइन का एक शेर कहा जाता है, और उसमें अपनी बात को पूरी हम करते हैं।
अगर वो बात हमारी पूरी नहीं होती है तो हम कोशिश करते हैं 2 लाइन में खत्म करें, क्योंकि वही गजल के असली मायने हैं। और गजल का हर शेर एक अलग मौजू पर, एक अलग टॉपिक पर होता है, और अगर वो एक ही टॉपिक पर पूरी गजल कहते हैं तो हम उसे मुसलसल गजल कहते हैं। और जब मुसलसल गजल की बात आई तो मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा था, और बहुत खुशी हुई कि आप सबके आंसर्स में देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने जी हाँ, आप कह रहे हैं जी, आपका नाम इसमें समझ नहीं आ रहा है, सिजू काशीन है आपका यूजर नेम। आपने कहा मुक्ता, मुक्ता नहीं जी, मक्ता, MAQTA, मक्ता का में नुक्ता लगा हुआ है तो दैट इज MAQTA। मक्ता था हमारा पहला शेर गजल का, उसके बाद बाकी शेर, और आखिरी शेर को हम आपने मक्ता नहीं जी, मक्ता आखिरी शेर होता है और मतला पहला शेर जी। मुक्ता फर्स्ट लाइन होता है ना सर? जी नहीं, आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला जो शेर होता है उसको कहते हैं मतला, मतला पहला शेर, उसके बाद गजल, और उसके बाद जब आखिरी शेर होता है उसको कहते हैं मक्ता। और मिसरा का मतलब है लाइन, मतलब पंक्ति। हर शेर में 2 पंक्ति होती हैं, दो पंक्तियां। पहली पंक्ति को कहते हैं मिसराए उला, दूसरी पंक्ति को मिसराए सानी, ठीक है। और हर शेर में 2 पंक्तियां होंगी तो मिसराए उला मिसराए सानी हर शेर में होगा। पहला शेर मतला, उसके बाद बाकी सारे शेर, उसके बाद आखिरी जो हमारा शेर है वो है मक्ता, ठीक है, जिसमें शायर का अपना नाम आता है। ये बात हमने कल यहां तक पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वजन के बारे में, लेकिन ये क्विक रिकैप बहुत जरूरी है, आप कंफ्यूज ना हो। और जब भी कोई शायर कहता है कि एक मतला एक शेर पढ़ता हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं पहला शेर पढ़ने जा रहा हूं मतला, जिसके दोनों लाइन, मतलब जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होगा। हमने कल काफिया पे बात की थी। काफिया का मतलब होता है तुकांत, जिसका सेम साउंड हो, और रदीफ वो वर्ड या कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो रिपीट हो। रदीफ एक शब्द से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कल कि लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, अपनी गजल पढ़ी थी, उसी का एक मतलब पेश कर रहा हूं कि लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, ऐसे क्या किस्से तुम्हारे नाम के, दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए हैं, रईसी के नजारे शाम के। तो इसमें जो रदीफ है वो के है, और जो काफिया की साउंड है वो है थाम, आम, शाम, नाम, आम की साउंड है। तो यहां पे रदीफ एक लफ्ज का है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कई अल्फाज भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कल कुछ एक असाइनमेंट दिया गया था कि आप काफिया और रदीफ को यूज करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए मिनिमम 6 लाइन या 3 मिसरे कहें, ताकि उसमें मैं ये देखना चाहता था कि आप अगर मतला का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, मतला का यूज कर पा रहे हैं या नहीं, या दोनों लाइंस में। तो काफी लोगों ने बहुत अच्छे कहीं मैं रैंडमली पढ़ रहा हूं। और उसके बाद एक खुशखबरी ये है कि PW ने डिसाइड किया है कि आपके इस असाइनमेंट के बेसिस पे देयर विल बी, जिनके भी सही होंगे आंसर्स, और उन आंसर्स में से भी देयर विल बी जो भी सबसे ज्यादा दिल तक पहुंचेगा और वो लकी राइटर होगा, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। जी हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि बाय सेशन के एंड तक हम उस सरप्राइज गिफ्ट के लिए एक लकी वन का नाम अनाउंस करें। और इसके साथ एक दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब होने वाले हर सेशन के एंड में जो भी एक छोटा सा सवाल, जो भी एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको दी जाएगी, उसमें आप जो भी आंसर्स लिखेंगे उसमें से सेलेक्ट होने वाले किसी एक इंसान को, किसी एक एप्लीकेंट को PW एक सरप्राइज गिफ्ट देगा। तो आप अपने आंसर्स जरूर लिखें। और कल कुछ लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी थी, और काफी लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि रदीफ और काफिया क्या है, और कुछ लोग हैं जिनको अभी भी समझने की जरूरत है। एक प्रिंस अग्रवाल जी ने एक रचना लिखी थी, अगर खुदा को भी यही गंवारा हो तो अच्छा है, इश्क तुमसे ही जो दोबारा हो तो अच्छा है, ठीक है। एंड तुम जो मिले तो नज़्में लिखना छोड़ दूंगा मैं, बस दूर रहकर ही जो गुजारा हो तो अच्छा है। अब इसमें बार बार जो रिपीट हो रहा है रदीफ, वो है हो तो अच्छा है। तो हो तो अच्छा है 4 लफ्ज हैं, 4 लफ्ज से मिलकर रदीफ बना है। तो इसे बात फिर से आपको रिवाइज कराते हैं कि रदीफ कैन बी अ 1 वर्ड
और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ मेनी वर्ड्स। ये एक शब्द का भी हो सकता है और कई सारे लफ्ज को मिलाकर कई अल्फाज होते हैं, वो हो सकता है। अच्छा, लफ्ज का प्लूरल अल्फाज होता है और अल्फाज का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। तो प्लीज आप जितने भी सुनने वाले हैं, आप ये अल्फाजों जैसी गलती ना करें। ये अल्फाजों कोई शब्द नहीं है और इस तरह की कोई भी गलती आप बिल्कुल ना करें। ना जज्बातों कोई शब्द है, तो आप ये जज्बातों भी कृपया प्रयोग ना करें। एंड जज्बात, जज्बा एक सिंगुलर शब्द है, उसका प्लूरल है जज्बात, ठीक है। और लफ्ज एक सिंगुलर शब्द है जिसका प्लूरल है अल्फाज। तो जो हमारा रदीफ है वो कई अल्फाज से मिलकर बना है, वो भी होता है। और अच्छा, एक इसमें जब दिया था तो आशीष पांडे जी ने जो अपनी रचना भेजी है, इसमें उन्होंने अपना सिर्फ काफिया का यूज किया है, करधन, बंधन, गर्दन, लेकिन उन्होंने रदीफ का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन सवाल में था कि अब रदीफ और काफिया दोनों इस्तेमाल करें। और कई सारी अच्छी रचनाएं हैं और कई सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनको शायद सवाल क्लियर नहीं हुआ कि इसमें हम क्या चाहते हैं। मेघा जी ने भेजा है, निगाहों में बेशुमार प्यार नजर आता है, समुद्र की गहराई का नाप तोल नहीं, इश्क की गहराई को नापना भी मुश्किल है, जाम की नशे की तरह हर बार मोहब्बत सच्ची नहीं। लेकिन इसमें ना ही रदीफ है ना काफिया है। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि सवाल था कि आप रदीफ और काफिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी रचना भेजें। तो अभी आपके पास अपनी सबकी रचना है जिसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट भेजा है, मगर उसमें फिर से गौर कीजिएगा, ये चीजें कहीं कहीं मिसिंग हैं। और सभी रचनाएं मैं अभी नहीं देख पाया हूं। मैं कोशिश करूंगा आज देखने के बाद आप तक वो एक जो लकी पर्सन चूज करना है वो नाम बताया जाए। और आप सभी एकदम अपना हौसला कायम रखें, क्योंकि लंबा सेशन है और कई सारी चीजें हम, अगर आप इस पहले सेशन में अगर लकी सरप्राइज विनर नहीं बनते हैं तो मुझे यकीन है कि आप आगे आने वाले सेशंस में भी जरूर बनेंगे। और जी, इसी तरीके से बाकी रचनाएं हैं जो मैं आप जिसमें तफसील से हम बाद में बात करेंगे। आज अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। और अगर किसी को कुछ खास बात अपनी बतानी है तो कृपया कमेंट में बताते रहिए। और अगर इस बातचीत, इस गुफ्तगू के दौरान, अगर इस कन्वर्सेशन के दौरान अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट आपका कमेंट, आपका पॉइंट मिस कर देता हूं तो बेझिझक होकर आप bebar.poet, जी हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है bebar.poet, पर आप मुझे मैसेज करके अगर कोई चीज़, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सवाल है या सवालात, सवाल इज सिंगुलर जिसका प्लूरल है सवालात, तो अगर आपके सवालात हैं या आपका कोई एक सवाल है तो आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त रहते आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा सकूं, या आप चाहें तो ऑफिशियल PW को भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मौजू, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जो हर चीज का आधार बनेगा, वो है मात्रा की गणना या वजन पता करना। जैसा कि हमने पहले बताया कि हर शब्द का, जिस तरह संगीत में एक माइनर कॉर्ड होती है, एक मेजर कॉर्ड होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे राइटिंग में एक लघु मतलब छोटा, चाहे उसे आप हश्व कहिए, हश्व भी कह सकते हैं, और इस तरह के एक छोटी बाइनरी वैल्यू, जिस तरह कंप्यूटर चलता है तो बाइनरी 1 और 0 पे चलता है, उसी तरह हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, कविता, शायरी, पोइट्री की भी एक लैंग्वेज है। उसको आप चाहे बाइनरी 0-1 कहिए या 1 और 2 कहिए। तो हम आसानी के लिए चलेंगे 1 और 2 पे। अब यहाँ पे आके वो दो राहें खड़े होते हैं कि जिसमें संस्कृत का जो पिंगल शास्त्र है, छंद रचना जो है हिंदी के अकॉर्डिंग, जो मात्रा की गणना से छंद रचे जाते हैं, मगर उर्दू शायरी में जिस तरह गजल मैंने बताया कही जाती है, लिखी नहीं जाती, ज्यादातर चीजें उच्चारण पर डिपेंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करती हैं, आपके तलफ़ुज़ पर डिपेंड करते हैं। तो कोई शब्द, कोई लफ्ज आप कैसे कहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। तो हम चलेंगे ओके, मुझे आपके सवाल बीच बीच में आ रहे हैं तो मेरा ध्यान जा रहा है, ठीक है। बाकी PW टीम से जो भी हैं वो कृपया इन क्वेश्चंस को आंसर करते रहें। जी हाँ, अब हम चलते हैं वजन पर। हर शब्द का एक वजन है और ये वजन समझना क्यों मुश्किल है और ये क्यों जरूरी भी है। देखिए, अब एक स्केल आएगा, बहर आएगी जिसपे हमें लिखना है। अभी किसी का आई थिंक सवाल था कि क्या सवाल काफी पीछे निकल गया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कि क्या हमारी भावनाओं को एक फिक्स्ड मीटर में रख देना ही कविता है, उससे तो हमारी
बात कभी निकल कर नहीं आएगी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात को कह नहीं सकते। जो भी शायर, जो भी बड़े शायर या जो भी नामचीन कवि हैं, उन सब ने अपनी बात को एक 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 रूल्स के साथ कहा है, एक विधि विधान के साथ कहा है। अगर आपको कभी कभी लगता है, जी हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी जो फीलिंग है, वो उस मीटर में या एक स्केल में नहीं आ रही है, तो आप मुक्त छंद वाली जो जो मुक्त रहित कविताएं हैं, जिसमें भी किसी भी छंद की पाबंदी नहीं है, और छंद मुक्त कविता जिसे कहते हैं, या फिर जिसको किसी भी हमारे यहाँ उर्दू पोइट्री में है कि नसरी नज्म कह सकते हैं, आप उस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस बात को कैसे कहना चाहते हैं। अगर मुझे कोई एहसास ऐसा लगता है कि जिसको मैं एक शेर में कह सकता हूँ, तो मैं उसे एक शेर में कह देता हूँ। जब हम जनवरी फरवरी में दिल्ली में कुछ जब हो रहा था, तो कई सारी बातें थी जो मैंने एक शेर में, एक कोट में कहीं के कोई मेरे शहर की निशानी ले गया, एक जलता टायर कितनों की कहानी ले गया। अब आप, और ये किस बात पे कहा था, जब सुबह का अखबार खोला तो सामने देखा कि दंगे भड़के हुए हैं और एक टायर जलता हुआ जा रहा है और लोग भाग रहे हैं। तो उसको देखकर मेरे मन में बस यही निकला कि कोई मेरे शहर की कहानी ले गया, माफ कीजिए, कोई मेरे शहर की निशानी ले गया, एक जलता टायर कितनों की कहानी ले गया। तो अगर इसमें बात नहीं जमती, तो फिर अगर इसमें मन को तसल्ली नहीं होती, अगर, तो कहना चाहिए कि नज्म कह के खून थूक लेते हैं। और अगर उसमें भी बात नहीं जमती तो फिर गजल कह लेते हैं। अगर उसमें भी दर्द या उसमें भी अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात अगर पूरे नहीं समाते, तो फिर मैं अफसाना लिख लेता हूँ, मैं कहानी कह देता हूँ। अगर उसमें भी नहीं समाते, फिर मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, या गाना लिख देता हूँ, या उस पर कोई सॉन्ग बना देते हैं। वो आपके अपने जज्बात हैं कि वो किस फॉर्म में निकलना चाहते हैं। कभी कभार होता है कि प्यास थोड़ी है तो एक कप से काम बन जाएगा, जब प्यास थोड़ी ज्यादा है तो एक गिलास भर के चाहिए, उसमें भी प्यास नहीं मिट्टी तो फिर पूरा बॉटल पानी चाहिए। तो ये आपके जज्बात और आपके ख्यालों की प्यास पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में कहना चाहते हैं। जी चलिए, उम्मीद है कि मैं आपको पॉइंट समझा पाया। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल बात पर, और अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा। ये कुछ लिखने वाली, नोट करने वाली बातें हैं, और चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए बाकायदा 4-4 साल के कोर्सेज होते हैं, और पूरे लोग 10-10, 20-20 साल लगाकर पढ़ते हैं, जिसको 1 घंटे में कंप्रेस करके, वो भी आपको समझाते हुए करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप मेरा साथ दीजिएगा। और सबसे पहले हम क्यों ये बताते हैं ज़रूरी, जैसे आइए, अभी ये एक स्केल है जिसमें छोटे से, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक देखिए, जो भी शब्द एक लघु शब्द हैं तो उनको हम 1 नंबर से डिनोट करेंगे। जो भी दीर्घ शब्द हैं या जिनको हम बड़ा कहते हैं, जिनकी साउंड लाउड है, गाफ जिसे उर्दू में कहते हैं, उसके लिए हम डिनोट करेंगे 2। तो अब आप ये बताइएगा कि अब मैं कहता जाऊंगा लफ्ज और आप अपनी उंगलियों को जरा काम पर लगाइए और तुरंत मुझे बताइएगा कि उससे आपको छोटी साउंड आ रही है तो 1 टाइप करें, बड़ी साउंड आ रही है तो 2 टाइप करें। जैसे छोटा अ, छोटा ई, जाहिर है एक की साउंड है। ठीक है, आ जा, 2, क्योंकि आ की भी साउंड बड़ी है, जा की भी साउंड बड़ी है, तो जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, गाफ भी कहते हैं। अब इसमें इनको मिश्रण करके अब हम एक स्केल बनाएंगे, क्योंकि उर्दू बहर में एक स्केल है और उस स्केल के हिसाब से हमें शब्द रखने हैं। अगर हम कह रहे हैं कमल, नदिया, अब कमल, अब हम जरा ध्यान से सुने, कमल, कमल, कमल को जब हम तोड़ेंगे तो क प्लस मल, कमल। आप कभी भी कमल को कम को एक साथ नहीं बोलते और ला को बाद में नहीं बोलते। आप पहले का बोलते हैं, फिर आप बाकी के 2 लफ्ज बोलते हैं। तो कमल, कमल। तो इसका मतलब कमल का वजन क्या हुआ? कमल का वजन हुआ 1, 2, क्योंकि का के नीचे 1 और मल को एक साथ बोला तो उसके नीचे आया 2, तो कमल। ठीक है, यहां हम समझ गए। अब आया एक शब्द आया जिगर। तो जिगर को क्या, जिगर का वजन कितना है? जिगर, जिगर। तो जे 1,
गर, क्योंकि दो से मिलकर बना है बड़ा, गर दो, तो एक दो, जिगर, ये समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब एक लफ्ज है अफ, अच्छा किसी ने जिगर का एक 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 लिखा है, यही एक कंफ्यूजन है, यही मुझे आपको समझाना है। यहां पे हम मात्रा की गणना नहीं कर रहे, यहां पे हम हिंदी के छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा की गणना नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम वर्ण देख रहे हैं। वर्ण का मतलब है सिलेबल, इसमें कितने सिलेबल है, और सिलेबल हमेशा साउंड से रिलेटेड होता है। उर्दू शायरी में चूंकि गजल कही जाती है, नज्म गाई जाती है, और उर्दू शायरी में गजल भी कसीदा का पार्ट है। बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे साझा करनी है, लेकिन वक्त है कि कम वक्त दौड़ा ही जा रहा है। तो ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि कसीदा का हिस्सा है गजल, और गजल नज्म जो भी हैं सभी सारे सिंफ रुबाई सब में आप किस वे में गाते हैं, आप किस वे में उस बात को कहते हैं, कहना, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, उच्चारण बहुत जरूरी है। तो कुछ नियम है, और उन नियम को मैंने एक जगह नोट डाउन किया है ताकि आपकी सहूलियत रहे, आपकी आसानी के लिए। सभी व्यंजन, मेरे कहने का मतलब है बिना स्वर के कई सारे, जैसे का, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, टा, जितने भी हैं जो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, क, ख, ग, घ, ज, झ, टा, इन सब का वजन है एक। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। इन सब, अभी चूंकि इसके बेसिस पर हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज को, अच्छा बाकी लोगों को लग रहा होगा यार हम तो पोएट्री सीखने के लिए आए हैं, कखा गागा क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आप गजल गाना या शास्त्रीय संगीत सीखना, या फॉर दैट मैटर आप अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखने के लिए जाते हैं, तो आपका जो उस्ताद रहता है वो आपको एक महीने तक सारे गामा सारे गामा सारे गामा करता रहता है, तो आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं तो गुलाम अली और जगजीत सिंह की तरह गजल सीखने के लिए आया था, ये मुझे सारे गामा पर क्यों अटकाए हुए हैं। चूंकि वही असली सुर है। अगर आप उस बेसिक, ये मकान, हम एक फाउंडेशन से मकान बना रहे हैं, अगर हम इसकी एक एक ईंट पर अच्छे से काम करेंगे तो आपके लिए आगे बहुत आसानी होने वाली है। आप सुनते ही समझ जाएंगे इसका क्या वजन है, और आप तुरंत अपनी ख्याल, अपनी बात को बिल्कुल एक स्ट्रांगली और एक बिल्कुल सही मायनों में सही स्केल के साथ कह पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा अपनी बातों को लिख लीजिए, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड और दोस्तों रिश्तेदारों के थम्सअप के काम आएगी, और सिर्फ इंस्टा पे आप इंस्टा राइटर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, आप उस चीज को आगे एक अच्छे मायनों में लिखें, जैसे बाकी बड़े शायर स्टेज पर पढ़ते हैं या मुशायरे में पढ़ते हैं या छपते हैं या प्रकाशित होते हैं, अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हम राहत इंदौरी को सुनते हैं, हम मुनव्वर राना को सुनते हैं, हम उनको सुन के खुश होकर उनकी भावनाओं से रिलेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं वैसा, तो आप वैसा नहीं लिख पाते। तो उसका कहीं ना कहीं तह में रीजन है। भावनाएं और दर्द और गम आपके भी कम नहीं हैं। बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, आपने भी बहुत देखा है, मगर आप वैसा क्यों नहीं कहते जैसा कि वो कहते हैं। तो उसमें कुछ अंतर है, कुछ फर्क है। उस फर्क को समझिए, और वो जो टेक्निक है वो स्टेज पर कोई आपको नहीं सिखाएगा, तो वो आपको यहां सीखने की जरूरत है। चलिए, का, ख, ग, घ, च, छ, ड, इन सब का वजन है एक। अब इसके साथ में अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, जी हाँ, मैं एक नोट्स से ही पढ़कर आपको बता रहा हूं, मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि मैं कुछ मिस आउट करूं, तो मैं आपको नोट से पढ़कर बता रहा हूं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें अगर आपकी चंद्र बिंदु लग जाए, चंद्र बिंदु या प्रयुक्त व्यंजन जिन्हें हम कहते हैं, तो आ, ई, उ, तो वो उनका सुर भी रहता है एक। का पर छोटी की मात्रा, अब जब मैंने छोटा ई बता दिया, देखिए इन सब के टेक्निकल रूल्स पर मत जाइए, अपना इंस्टिंक्ट, अपने कान, अपने जहन को ट्रेन करना है। जो चीज आपको सुनने में, जी मनदीप मैं आ रहा हूं, अल्फाबेट्स रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये टेक्निकल के बजाय आपको अपने कान को इस तरह, इस मानिंद आपको ट्रेन करना है कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी नोटबुक को खोल के रूल्स पढ़ने की। कभी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे कभी नहीं पड़ी, तो यकीनन आपको भी कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको, आपके कान ट्रेंड होने चाहिए सुनने समझने के लिए। तो का पर छोटे ई की मात्रा कि, जैसे किसी, तो किसी में कि छोटी, का पे छोटी की मात्रा, उसका वजन है एक। सा पे छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। सुबह, तो सुबह में सु, छोटे मतलब एक, समझ में आ गया, ठीक है। सुविचार, तो सुविचार में सु छोटा है,
एक मात्रा। अच्छा, जब भी हमारे पास हा पर चंद्रबिंदु आएगा या चंद्रबिंदु जहां भी आता है तो वहां पे मात्रा रहती है एक। हंसना, ठीक है, हंसना, हा पे चंद्रबिंदु एक मात्रा। अब हम आते हैं बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ स्वर, बड़ा आ जा, ठीक है। बड़ी ई की जैसे ईशान, बड़ी ई। बड़ा ऊ जैसे उस पार तो छोटा हो जाएगा, ऊ, बड़ा ऊ की जो है ऊपर। देन ए जो होता है हमारा, देन ए पे मात्रा ए, देन ओ, देन औरत वाला और अंग मतलब अंग वाला, जैसे आ पे बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु, आ पे बिंदु। मेरा यकीन है कि आप सब हिंदी की वर्णमाला से वाकिफ हैं और आप चाहेंगे तो मैं इसे उर्दू में तब्दील कर दूंगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूं ताकि आप सब अच्छे से समझ पाएं। मैं इसमें कोई गाफ फाइलतुन मुफलातुन करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ वही उतना ही बताना चाह रहा हूं इस 1 घंटे में जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। तो अंग की मात्रा, तो आ पे बिंदु, इन सब का वजन है 2। जहां भी बड़ा सुर है, औरत, ठीक है, ऊपर, तो देखिए स्केल, आवाज देखिए ऊंची है, ठीक है, उस ऊंची आवाज का वजन है 2। तो हम यहां तक समझ गए। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको शाश्वत दीर्घ कहते हैं, मतलब जिनको मिलाने के बाद एक एक की मात्राएं हैं, लेकिन अगर हम उनको मिला देंगे तो उनका वजन होता है 2, और उनको हमेशा 2 में ही प्रयोग करेंगे, 1 में नहीं। जैसे कल को तोड़ा जाएगा तो का और ला, तो का वजन है 1, ला का वजन है 1। जैसा कि बताया, जो हमारे व्यंजन थे, काखा गा, जो छोटे स्वर थे हमारे, स्वर व्यंजन, उसमें जी। अच्छा, जोगेश सिंह ठाकुर जी, आपने जो उर्दू रस्मुल खत में अपना कमेंट लिखा है, मुझे यकीन है कि बाकी कितने लोग इस रस्मुल खत से वाकिफ हैं मैं नहीं जानता, मगर हजरत मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप अगर हिंदी, अंग्रेजी या रोमन किसी भी लिपि में अपनी बात कहें ताकि सबको भी समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया जी। और अगर हम बात कर रहे हैं बड़े ऊ की, बड़े सा की, तो जिस तरीके से आ, सो, पा, जू, सी, ने, ये बड़ी बड़ी मात्राओं का वजन है 2। मैं बता रहा था कि कल के बारे में बात कर रहा था, का वजन 1, ला का वजन 1, लेकिन ये शाश्वत दीर्घ है क्योंकि इसे हम कहते हैं कल। एक झटके में दोनों छोटी मात्राएं एक साथ मिलाई हमने, तो जब भी हम इस तरह से उच्चारण करेंगे और इस तरह के शब्द आएंगे उनका वजन होगा 2। एग्जाम्पल, हम, तुम। अब हम में हम, आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते हम चलें, तो हम आप एक झटके में हा और मां को मिलाते हैं, तो हा और मां मिलाने के बाद जो हम बना उसका वजन है 2। तो हम, सम, दम, घर, चल, पल, फल, तुक, तुम, कुछ, ये सब जितने भी हम शब्द मिलाएंगे जिनको एक झटके में एक साथ बोला जा रहा है, उनका वजन होगा 2। लेट मी रिपीट, उनका वजन होगा 2। जैसे कुछ। अब का पे छोटे ऊ की मात्रा के नियम अनुसार इसका वजन है 1। को, छा, सिंगल छा है, उसका वजन है 1। लेकिन जब इनको बोला जाता है तो हम को छा नहीं कहते, हम कहते हैं कुछ। तो कुछ को हम एक साथ मिलाकर कह रहे हैं, तो कुछ का वजन है 2। ठीक है, समझ आ गया। तुम, कुछ, यदि, कपे, रुक, इन सब का वजन है 2। क्योंकि इसको हम एक साथ कहते हैं और एक साथ कहने में जो दोनों वन जिनका वजन होना चाहिए था वो मिलकर 2 हो जाता है। अब देखिए, अगर कहीं ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण में हर्फ अलग अलग बोले जा रहे हैं, हर्फ का मतलब है शब्द, अगर अलग अलग बोले जा रहे हैं, हर्फ का मतलब शब्द भी नहीं है, हर्फ का मतलब है अक्षर, अल्फाबेट्स अलग अलग बोले जा रहे हैं, तो वहां पर वजन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। जैसे मरुधर, मरुधर, दोबारा सुनिए, मरुधर, मरुधर, मरुधर बोलते हैं तो मा, फिर रो, फिर धर, तो धर को तो एक साथ बोला तो उसका वजन हो गया 2। मां का वजन हो गया 1, रा पे छोटे ऊ की मात्रा तो उसका वजन हो गया 1। तो मरुधर का वजन कितना है, जल्दी से कमेंट में लिख कर बताइए। मरुधर, फटाफट 5 फर्स्ट आंसर्स एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ही मुझे 5 जवाब मिलेंगे मैं अगले पॉइंट पर आऊंगा।
मरुधर, मरुधर क्या वजन है, जल्दी बताएं, इस शब्द का वजन क्या है? जी, आजाद पंछी ने मात्राएं गिनती हैं 4, बिल्कुल सही, लेकिन इस शब्द का वजन है, 4 मात्राओं की गणना बिल्कुल सही है, लेकिन इस शब्द का वजन है 112। जी हाँ, बहुत सही, मेघा राठी एंड शीतल ने भी 112, मरुधर, बिल्कुल सही। जी, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। आगे आता हूं, सुमधुर, 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 इसका भी वजन वही है, सुमधुर। अब देखिए, धुर, धुर कहने को 2 हर्फ से मिलकर लफ्ज बना है। सर मेरा प्रश्न था कि गजल या नज्म को काफिया या रदीफ प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। जी, आपका सवाल है क्या गजल या नज्म को में काफिया या रदीफ का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है? अगर देखिए गजल कह रहे हैं तो काफिया तो महत्वपूर्ण है, चूंकि जैसे आलू बिना समोसा नहीं, ऐसे काफिया बिना गजल नहीं। ठीक है, बिना रदीफ के आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल होती हैं कई गैर मुरद्दफ गजलें कहते हैं जिनको हम बिना रदीफ के कहते हैं। ठीक है, और जी हाँ, सुमधुर पे मैं था, तो सुमधुर, सुमधुर का वजन भी 112 ही है। ठीक है, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके दोनों साइड में कॉन्सोनेंट आता है और बीच में वोवल, वोवल आप जानते हैं AEIOU, ठीक है, अगर वोवल आता है और दोनों साइड कॉन्सोनेंट आता है, मतलब स्वर आता है, बीच में व्यंजन आता है, तो उसमें कैसे होगा? जैसे एक शब्द है पुरु, पा पे छोटे ऊ की मात्रा, रा पे छोटे ऊ की मात्रा, पुरु। तो जब पा पे छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, या गिरि, गिरि जैसे गिरिराज महाराज, तो गिरिराज में गिरि, गा पे छोटे ई की मात्रा और रा पे भी छोटे ई की मात्रा। अब ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, ई ऊ दोनों वॉवल हैं, ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल। पा उ तो मतलब पु, रा उ तो रु, तो पु रु, तो पा और ऊ को मिलाएंगे तो पु क्या बना? 1, रु क्या बना? 1। लेकिन इसका वजन क्या होगा? मात्रा बिल्कुल सही है 1-1, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? पुरु गिरे, तो उसका वजन है 2, लेकिन इसकी मात्रा गणना है 1-1। ये आप समझ चुके हैं, यहां तक भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन का मतलब क्या है? हाफ कॉन्सोनेंट, हाफ कॉन्सोनेंट में जब हम बात करें तो आधा चा, जैसे सच्चा, अच्छा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, सच्चा कैसे बोलते हैं? सच्चा। अब बहुत ज्यादा ध्यान आपको अपने तलफ्फुज पर रखना है, अपने उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान रखना है। और अगर अच्छी शायरी करनी है, अच्छी बात, शायरी छोड़िए, अगर अच्छी तमीज से बात भी करनी है तो भी आपको उच्चारण अपना बहुत सही रखना है। तो हम बात करते हैं सच्चा। तो सच, हम सच्चा जब बोलते हैं तो पहले सच बोलते हैं, चा आधा रहता है, तो मतलब आधा चा हम सा के साथ मिलाकर बोलते हैं, सच चा, सच चा। तो जो सच है वो चा जब सा के साथ मिल गया तो उसका वजन क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि सा और चा सच हो गया ना, सच, सच का वजन क्या है? 2, सच। और चा, चा पे आ की मात्रा है, बड़ा सुर है, सच्चा, 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 तो सच्चा मतलब उसका वजन है 2-2। सच्चा का वजन 1-2 नहीं, 2-2, क्योंकि जो चा है वो सा के साथ मिलेगा। अभी भी जो सच्चा का वजन 1-2 कह रहे हैं वो गलत है। फिर से मैं दोहराता हूं, सच्चा में जो चा है वो पहले जो सा है उसके साथ बोला जा रहा है। देखिए, सच्चा, बिल्कुल सही, 2-2, सच्चा, तो चा सा के साथ जुड़ेगा, और फिर जो आगे चा पे आ की मात्रा है वो 2, तो सच्चा का वजन है 2-2। ठीक है, आगे चलते हैं। आनंद, आनंद, आ 2, नंद, नंद को तोड़िए, नन, आ नन, ऐसे लगाइए, आ प्लस ना और ना, नन, ना पे नीचे हलंत लगता है। संस्कृत अगर आप लोगों ने सबको याद हो तो जब हलंत लगाते हैं, जो आधा वर्ड का उच्चारण जिसको सटल रखना, उस पर हम हलंत लगाते थे। तो आ प्लस ना और दूसरे ना पे हलंत प्लस दा, तो आ का वजन क्या है? 2। नन का वजन क्या है? 2, क्योंकि 2 ना है, एक ना का वजन 1 और दूसरे ना का वजन 1, तो 1 और 1 मिलाएंगे 2। और या तो इस लॉजिक से समझ लीजिए, या दूसरा लॉजिक क्या है बोलने का, आ 2 नन, 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 मतलब दोनों शब्द को एक साथ मिला रहा हूं, बिल्कुल जैसे कल, चल, पल, अल, नन, 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 और द
एक। तो आनंद का वजन क्या होगा? 2 2 1। बिल्कुल। अच्छा, अब है कार्य। कार्य, ये शब्द जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो बहुत एकदम वो शब्द हैं जहां पर आकर रूल चेंज हो सकता है, या जो थोड़े से टफ शब्द, मैं इजी पे अभी नहीं आ रहा क्योंकि वो आप कर लेंगे। ठीक है, कार्य। तो कार्य को एक बार बाइफरकेट कीजिए, जिसको संधि विच्छेद करते हैं वैसे कीजिए। तो का पे आका डंडा, रा पे हलंत लगेगा। कार्य कार्य बोलते में रा जो है ना वो का के साथ सरक जाता है। एक बार बोल के देखिए, कार्य कार्य, तो रा जो है वो का के साथ जा रहा है। कार्य कार्य कार्य। ठीक है, लेकिन का जो रा है वो किससे पहले आ रहा है? एक ऐसे शब्द से पहले आ रहा है जिसपे ऑलरेडी बड़ी मात्रा है, मतलब का। तो कार्य के पहले कार्य में जो रा आधा है, अभी सच्चा से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सच्चा में जो चा था वो जिसके साथ जा रहा था, सा के साथ उस पर कोई मात्रा नहीं थी, उसका वजन 1 था, तो इसलिए उसके साथ चा मिलकर 2 बन गया, सच चा। लेकिन कार्य में जो रा है हमारा, जो ऊपर उड़ता है, जिसको हमने हलन से दिखा रहे हैं, वो जिसके साथ बोला जा रहा है वो का ऑलरेडी बड़ा है। इसका मतलब उसके वजन में कोई इजाफा या कोई बढ़ोतरी या कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो का वजन 1 रहेगा और रा जो है वो उसमें मिक्स हो गया, और या का वजन 1। या तो सिंपल या है तो उसका तो वजन 1 रहेगा। तो कार्य का वजन क्या होगा? 2 1। ठीक है, क्योंकि रा जिस शब्द के साथ आया है उस पर ऑलरेडी एक बड़ा वजन है। कार्य का वजन है 2 1 2 1। दीर्घ लघु। ठीक है, कार्य में देखिए, हाँ 2 1, आधा रा जुड़ने के बावजूद भी का वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि वो जिसमें जुड़ रहा है वो एक बड़ी मात्रा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये आपको मुझे बताना है। आप बताइए, तुम्हारा का वजन क्या होगा? तुम्हारा, 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 तुम्हारा। इसको तोड़ेंगे कैसे? बहुत डिपेंड करता है कि इसको हम बोल कैसे रहे हैं। क्या हम इसे तुम्हारा कहते हैं? इसमें तुम्हारा बोल के देखिए, तो प्लस महा प्लस रा, तो महारा। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन मर्यादा? बिल्कुल, मर्यादा का वजन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले मैं मर्यादा बता दूं। मर्यादा, मर्यादा को लिखेंगे तो मर, रा जो है वो मां के साथ जाएगा। ठीक है, मर या दा, तो इसमें रा मां के साथ जाएगा और मां पर कोई भी बड़ी मात्रा नहीं, मां एक छोटा है, मां पे कोई बड़ी मात्रा नहीं, मां एक छोटा है, तो उसके वजन में इजाफा हो जाएगा, मतलब मर हो जाएगा। तो मर तो 2 है, या बड़ा है 2, दा 2 है, तो मर्यादा का वजन है 2 2 2, मर्यादा। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, मेरा सवाल था तुम्हारा, तो तुम्हारा पे बताएं। जो भी तुम्हारा का वजन 2 2 2 बता रहे हैं वो तुम्हारा को तुम हारा कह रहे हैं। उनके लिए 2 मिनट साइलेंस, क्योंकि तुम्हारा में तुम हारा, तुम हारा, तुम हारा अलग अलग है। इसका वजन है तो मतलब छोटा, और महा, महा आधा माह हा के साथ जाएगा, जिसका कि बड़ा हा है। तो जो ऑलरेडी बड़ा है उसमें अगर कोई आधा जुड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वजन पे। अभी भी बताया था, जैसे कार्य में बताया था। तो महा, आधा माह और हा पे आ का डंडा, महा रा, रा पे भी आ का डंडा, तो तुम्हारा का वजन है 1 2 2। बिल्कुल सही। ठीक है, तुम्हारा। अच्छा, तुम्हें का क्या होगा? तुम्हें जी वजन 3 में नहीं हो सकता, वजन 1 या 2 में ही होगा। जैसे बाइनरी 0 और 1 में ही हो सकता है, ठीक उसी तरीके से हमारे काव्य में 1 या 2 में ही, दीर्घ या लघु में ही हो सकता है जी। तुम्हें, तुम्हें, तो मैं आधा मां, हा उस पे बिंदी, तुम्हें। अब हा पे एक मात्रा है, हे की, तुम्हें, और उस पे बिंदी भी है, तुम्हें। तो बताया था कि जब एक मात्रा हो और बिंदी हो तो वजन होता है 2। तो का वजन है 1। में जो आधा मां है वो जिसके साथ जुड़ रहा है वो ऑलरेडी एक बड़ा शब्द है, तो वो उससे बड़ा उसे क्या करेगा? तो इसलिए तुम्हें का वजन है 1 2। ठीक है, तुम्हें। ठीक इसी तरीके से उन्हें, उन्हें का वजन भी क्या होगा? उन्हें।
अच्छा, अब बताइए, अब एक एक एक्सेप्शन और है कुछ कुछ। हाँ जी। कुछ एक अब इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस पर आते हैं। अब देखिए, रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही, तो बिल्कुल हम उसी तरीके से चलते हैं। ठीक है। रास्ता, अब जब आधा सा आता है ना, लेकिन ये आधा रा तो चल गया, कार्य चल गया, मर्यादा चल गया, सब हो गया, लेकिन जब सा आधा सा आता है तो ये रूल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सा जब हम बोलते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं। एक लफ्ज है, और अब मैं किताब से ऊपर उठना चाहता हूँ। रीजन बिंग मैं नहीं चाहता कि आप जब भी शायरी करने लगे तो ये गणित और किताबें और नंबरों में जाएं। आपके ख्याल, आपके जज्बात फ्लॉलेसली बहने चाहिए। उसके लिए आप सुनने पर ज्यादा यकीन करें, इंट्यूटिवली लर्निंग ऐसी हो जो आपको अंदर से आए, आपको कोई किताब देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं उसी लर्निंग में यकीन करता हूं। तो आइए, रास्ता, जब हम रास्ता बोल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? रास्ता, रास्ता, रास्ता या रास्ता? रास्ता। जब रास्ता हो जाएगा, और इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि जब रास्ता बोलते हैं, रास्ता, तो आधा सा रा के साथ जाएगा, पहले वाले रा के साथ, तो रसता। तो रस का वजन दो, क्योंकि दो सिंपल शब्द मिलकर एक बने और एक साथ बोले जा रहे हैं एज पर द रूल। और ता का दो, तो रस्ता का वजन है दो दो। रास्ता का वजन है दो दो। रास्ता का क्या वजन है? रास्ता में हम पहले रा बोल देते हैं, रास्ता, रास्ता, दो एक दो, रास्ता, 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 दो दो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। रास्ता, 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 रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, तो रास्ता छोड़ो, तो इसमें सा, रास्ता। ठीक है, इसका वजन है दो एक दो, एक्सेप्शन है इसीलिए बताया है। दोस्त का क्या वजन है? दोस्त, दोस्त का वजन है, जब इसमें जो आधा सा है, देखिए वो फिर से किसके साथ जाएगा? दो के साथ। तो जब ये दो के साथ जाएगा तो दोस्त, दो। अब आधा सा जब दो के साथ जा रहा है, दो पे ऑलरेडी एक मात्रा लगी हुई है, तो उसका वजन ऑलरेडी दो है। मतलब गुरु वजन से कहना चाहिए दीर्घ वजन है, मतलब बड़ा हुआ गाफ वजन है। तो दो, दोस्त, तो दोस्त का वजन है, अंकिता ने बताया दो, बिल्कुल सही, दोस्त का वजन है दो एक। ठीक है, क्योंकि ता सिंगल सिंगल है। दोस्ती का वजन क्या है? जिन्होंने दोस्त बताया वो तुरंत दोस्ती का बजाएं। दोस्त का वजन है दो एक। अब दोस्ती का वजन बताएं। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, अब इसमें दोस्ती मेरा, दोस्ती वजन आया, तो दोस्ती, दोस्ती का वजन है, जल्दी बताएं, दो एक दो। ऐसा क्यों हुआ? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रास्ता के साथ था। जैसे रास्ता में जो आधा सा बीच में अटकता था ना, वो इधर भी बड़ा रा है और उधर भी बड़ा ता है। तो दो बड़े बॉस के बीच में जब आधा सा बेचारा फंस जाता है तो उसे कोई नहीं लेता, तो उसको अपना वजन एक संभालना पड़ता है। ठीक इसी तरह दोस्ती में भी जो आधा सा है, इधर बड़ा दो है, दो पे बड़ी मात्रा है टू है, और इधर ती पे भी बड़ी मात्रा है टू। तो ना इधर का कोई वजन, इधर भी बड़ा उधर भी बड़ा, तो जब दो बड़ों के बीच में एक छोटा फंस जाएगा तो क्या होगा? अपना वजन खुद ही संभालना है। तो दोस्ती, 212, दोस्ती। ठीक है, बस्ती का वजन क्या होगा? बस्ती, बस्ती ऐसा शब्द है जो बहुत सारे शेर में आता है, बहुत सारे शेर में आता है, तो आपको वजन पता होना चाहिए। बस्ती, 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 बस्ती का वजन सुनने से पता चल रहा है दो दो, टू टू। क्योंकि बस, क्योंकि आधा जो सा है वो बा के साथ जा रहा है। बा बेचारा कुछ छोटा एक मात्रा वाला शब्द है, तो जो एक मात्रा वाला है उसने आधे वाले को पकड़ा कि आजा भाई, मैं तो एक मात्रा वाला हूं और आ जाओ, तो दोनों मिल गए, तो दोनों का वजन दो हो गया। और सुनेंगे तो देखिए, बस्ती, बसती कभी नहीं बोलते हम, बसती तो अलग मानी है उसके, बस्ती, बस्ती का वजन है दो दो, बिल्कुल सही। अब जिस तरह बस्ती है उसी तरह सस्ती है, उसी तरह मस्ती है, उसी तरह बस्ता है, उसी तरह सस्ता है। तो ये सारे शब्द आप लिख लीजिए। क्यों लिखना? ये नहीं कि कभी काम देंगे, बल्कि आपकी मश्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए। सस्ता, रस्ता, बस्ता, मस्ता, इन सब का वजन दो दो है। और इसके टेक्निकल रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब आधा शब्द,
आधा स्वर जब बगल वाले के पास जाता है जो कि खुद सिंगल वाला है तो उसको मिला लेता है। जो ऑलरेडी है बड़ा आदमी वो क्यों मिलाएगा, ठीक है। इसी बात पे एक और शब्द मस्ताना, मस्ताना भी कई शेर शायरी में यूज होता है। तो मस्ताना, मस्ताना इसको तोड़ कर देखिए, मस्ताना मस्ताना मस्ताना। मस्ताना का क्या वजन है? जी मैं फटाफट, बिल्कुल, दो 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 सही। मुस्कान, मुस्कान मुस्कान, मुस दो का दो न सिंगल, तो 2 2 1 मुस्कान, मुस्कान 2 2 1, ठीक है। संस्कार, संस्कार संस्कार संस्कार, तो 2 2 1 संस्कार। और एक और भी तरीके से होता है संस्कार बोलने। आप देखिए मात्रा गणना में एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है। संस्कार में अब जो आधा सा, इसका 2 2 1 नहीं है संस्कार का, ये एक्सेप्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कार में जो आधा सा है वो किसके पास जा रहा है? जो सा पर बिंदी लगी है। अगर ये संस्कार होता तो इसका वजन क्या होता? अगर ये संस्कार होता, जी नहीं, संस्कार का वजन 2 2 1 नहीं है, ये संस्कार का वजन है। संस्कार का, सस मतलब 2 2, का मतलब 2 1। लेकिन संस्कार, और याद कीजिए पहले नियम जब लिखवाया था तो उसमें बताया था जब बिंदी लगी है, यानी जब बड़ा आ, बड़ा ओ, बड़ी ई, बड़े ओ, बड़े ओ और अंग, अंग मतलब आ पे बिंदी, मतलब किसी शब्द पर अगर बिंदी है, जैसे संग, अंग, कुछ भी, मलंग, लंग, कुछ भी अगर बिंदी है तो अपने आप में मात्रा 2 है। तो जब हम संस्कार बोलते हैं तो गौर फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, सन, हम सन में ऑलरेडी सा और ना को मिला चुके हैं, मतलब सा पे जो बिंदी है हम उसको ऑलरेडी सन, 2 तो वहीं हो गए। फिर सन, स, 2 1, का 2 और 1, तो संस्कार, संस्कार का वजन है 2 1 2 1, ठीक है। रूल्स वही हैं, लेकिन आप चाहे रूल से चले जाइए कि भाई बिंदी लगता है तो उसका वजन 2 रहता है, चाहे आप अपने कानों पर भरोसा कीजिए। संस्कार, सन तो पहले ही 2 बोल दिया, सकार, संस्कार, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त अक्षर पर। जो संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे क्षत्रिय, त्रिदेय वाला त्रा, ज्ञानी का ज्ञा, द्वंद्व और द्वारा का द्वा, उन सब पे आते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे पत्र, पत्र जो है वो पत प्लस रा से मिलकर बना है, पत्र, तो पत्र का वजन है 2 1, क्योंकि पत्र जब बोलेंगे कोई खत, कोई पत्र नहीं आता, पत्र, तो पत मतलब 2 और रा, पत्र 2 1। वक्र, वक 2 और वक्र, यक्ष, यक्ष, क्ष तो 1, ठीक है। कक्ष, कक्ष 2 1। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ बोलते हैं तो यज्ञ, यज्ञ, ध्यान से सुनिए, यज्ञ, तो गा जो है वो आपने या के साथ पहले ही बोल दिया, यज्ञ, यज्ञ तो 2 1। शुद्ध, शुद्ध, तो शुद्ध में शु द और दा पे हलंत लगा हुआ है और प्लस धा, तो शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध क्या है? 2 वजन है शुद्ध, तो क्योंकि 2 अलग अलग है, और धा 1, तो शुद्ध का वजन भी 2 1। क्रुद्ध, क्रुद्ध का वजन भी 2 1 विद द सेम रीजन। गोत्र, गोत्र, तो गो ऑलरेडी 2 और रा, तो गोत्र, गोत्र का वजन 2 1। इसी तरीके से, हाँ, यहां तक आप समझ गए। अब अगर यही संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि संयुक्त रूप से मिलाकर बना है, और ये हिंदी शायरी में बहुत अहम है। और अगर आप कहेंगे कि हिंदी शायरी में कहाँ अहम है, तो मैं इसी बात पे मिसाल देना चाहूँगा। और मिसाल के तौर पर जैसा कि मैं बताना चाहता था कि बहुत सारी शायरी जो है वो शुद्ध हिंदी में भी हुई है। अच्छा, उस पर भी आऊँगा। जैसे कबीर दोहे के लिए बहुत फेमस थे, लेकिन क्या आपको पता है कि कबीर ने गज़ल भी कही हैं?
कबीर की गजल का एक मतला, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको टेक्निकल से, सुनिएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीरा इश्क का मारा, कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये कबीर की गजल है और मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो गज़लें भी सुनाऊं, वो चीज़ें भी सुनाऊं जो आपने उम्मीद नहीं की। आपने बेशक गालिब पढ़ा होगा, मीर पढ़ा होगा, ज़ौक़ पढ़ा होगा, नज़ीर अकबर आबादी पढ़ा होगा, लेकिन वो शायर जिनके नाम से आप गज़ल को जोड़ नहीं पाते, जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र। अब भारतेंदु हरीशचंद्र जो थे वो हिंदी युग में बहुत मुकम्मल कवि रहे। उनकी हम गज़ल पढ़ते हैं, उनकी गज़ल का एक मतला पेश करता हूँ। गले मुझको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी मेरी भी तो है यार होली में। तो होली पर उन्होंने बहुत अच्छा ये शेर कहा और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने की कोशिश करूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब जो मैं हिंदी के शब्द हम इनका वजन कर रहे हैं तो उनका यूज़ कहाँ होगा, इनका यूज़ यहाँ पर होगा जब हम मैथिली शरण गुप्त का नाम आप सभी हिंदी और उर्दू अदब के लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। उनकी बहुत सारी राष्ट्र कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त हमारे। उनका एक शेर पढ़ते हैं। अब देखिए, गज़ल और शेर की बात कर रहे हैं हम, वज़न की बात कर रहे हैं, बहर की बात कर रहे हैं, तो उनका एक शेर है। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। अब इसमें भगवान का अगर उन्हें वजन नहीं पता होता कि भगवान का वजन क्या है, भग का 2, वा का 2, ना का 1, तो भगवान का वजन कितना है 2 to 1। अगर भगवान का वजन नहीं आपको सही से पता होगा तो आप अपने शेर में इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत वर्ष, हर शब्द का, पुण्य भूमि, ये प्रॉपर हिंदी के अच्छे शब्द हैं, इनका वजन भी निकालना बहुत ज़रूरी है। चूंकि हम उर्दू के बहुत सारे शब्द का वजन निकालेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी था। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की बात का नाम किसने नहीं सुना, जिसने भी छायावादी कविताएं पढ़ी हैं। अब छायावादी क्या है वो भी हम अगले सेशन में बताएंगे। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ने जब छायावादी कविता, तो अब जयशंकर प्रसाद का एक शेर पढ़ता हूँ कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, उन्हें अवकाश, उन्होंने छुट्टी को अवकाश यूज किया, तो अवकाश, अवकाश का वजन 2 2 1 तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अवकाश, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। ये जनरली आप जब भी पढ़ेंगे तो उनके बाकी कविताएं, बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा अवेलेबल, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो सब चीज़ें सुनाऊँ। अच्छा चलिए, अब बस एक आखिरी, अब जब हिंदी गज़ल की बात हो और दुष्यंत कुमार की बात ना हो तो ऐसा नामुमकिन है। तो दुष्यंत कुमार की ये गज़ल के साथ वक्त बिल्कुल कंप्लीट हो चला है, तो फटाफट मैं रूल्स कंप्लीट करता हूँ। बस वही दुष्यंत कुमार का शेर के कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ठीक है, चलिए अब चराग, इसी बात पे चराग का वजन बताइए। चराग, चराग का क्या वजन है? चराग, और चराग भी बताइए और साथ साथ चरागा भी बताइए। कहाँ तो तय था चरागा, चरागा, अगर चराग रख लेते वो तो वो इस बहर में अपनी गजल में इस्तेमाल नहीं कर पाते। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो
चराग बोलेंगे तो वजन कितना आएगा? चराग, 1 2 1। चरागा, चरागा, 1 2 2। चरागा, 1 2 2। तो चरागा का वजन है 1 2 2 और चराग का वजन है 1 2 1। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप लोग। और मुझे पूरा यकीन है कि जितना ये ईंट की चिनाई जितनी ज़रूरी मेहनत है, तो इस ईंट की चिनाई को अगर अपने काबू में कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अच्छे और सही शेर कह पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं हाँ, तो टॉपिक था, अच्छा मैंने ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि संयुक्ताक्षर अगर शुरू में आ जाए तो रूल्स बदल जाते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिश। अब इसमें त्रा जो है वो एक संयुक्ताक्षर है, क्योंकि वो त्रा त्रा मिलकर बनता है, लेकिन ये हमारे शब्द में, हमारे लफ्ज में शुरू में आ रहा है त्रिशूल। तो इसका वजन क्या है? त्रि समझ में आ रहा है छोटा, शू समझ में आ रहा है ल। तो त्रिशूल का वजन है 1 2 1। क्रमांक, 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 क्रमांक का वजन भी वही 1 2 1। क्षितिज, क्षितिज, इसका वजन बताइए। क्षितिज, क्षितिज के माने वही जो हिंदी में क्षितिज, अंग्रेजी में होराइजन और उर्दू में उफक, जैसे कहते हैं कि उफक तक चल मेरी जानिब कहीं तो रास्ता होगा। तो वो उफक जो है, जो क्षितिज है और जो होराइजन है, उसका वजन बताइए। और कृपया लिख कर बताइए कि क्षितिज का वजन ये है, क्योंकि आपका आंसर मुझ तक थोड़ी देर से पहुंच रहा है। तो क्या पता आप पिछले सवाल का जवाब दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस सवाल का आंसर है, जवाब है। तो लिख कर बताइए कि क्षितिज का क्या है। ये क्षितिज का जो भी 1 2 1 लिख रहे हैं वो मुझे बताइए कि एक पहला तो क्ष के लिए हो गया, क्या ये क्षितिज है? अगर ये क्षितिज होता तो ती के लिए आपने 2 यूज किया था, और आपने आखिरी में 1 जो लिखा है वो फिर किसके लिए? अगर वो जा के लिए है तो फिर आपने ता पे छोटी ई की मात्रा के लिए 2 क्यों यूज किया? मतलब आपके जवाब में कुछ गड़बड़ी है। क्षितिज जो भी 1 2 1 लिख रहे हैं उनके जवाब में गड़बड़ी है। क्षितिज, 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 क्षितिज। हाँ, अब कुछ सही जवाब आ रहे हैं। क्षितिज के का जो वजन है वो है 1 2। अच्छा, इसी के साथ कुछ एक रैपअप की तरफ चलते हैं, और मैं आपको असाइनमेंट भी देते जाना चाहता हूं, और साथ साथ कल के सरप्राइजिंग गिफ्ट के लिए एक मौका भी, ठीक है। और कुछ एक टेक अवे भी होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ एक चीज है जो हमें पहले गलत पता थी, अब सही। तो इसी बात पे गलत, गलत का वजन कितना है? गलत। हमारे साथ कोई आई थिंक जुड़ना चाह रहा था, हम देखते हैं क्या कहना है। ओके, तो सुनिए, ठीक है, अब बस लास्ट में फिनिश करते हैं। और अब मैं एक एक करके कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी शब्द बताना चाहता हूँ, और आप बस गलत, बिल्कुल गलत का है 1 2, गलत, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ शब्द जिनके सही मानी क्या हैं। गलत का 1 1 1 नहीं है, गलत, गलत, क्योंकि जो लत है वो एक साथ है। गलत, गलत, गलता, गलता नहीं बोलते हम, गलत बोलते हैं। तो गलत है, तो गलत में ग छोटा 1, लत 2। जिनके जवाब अभी भी हमारे सवाल और सभी इन जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते, मेरा मतलब है सेम नहीं है,
वो समझ जाएं कि अभी भी शायद कहीं कुछ 1-2% की कुछ गुंजाइश है समझने में। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सटीक समझ रहे हैं तो आपके सभी जवाब बिल्कुल सटीक आने चाहिए। गलत का वजन है 1-2, ठीक है। और ये गलत नहीं होता, गलत होता है, ये हम कल ही बता चुके हैं। चलिए अब उन शब्द पर आते हैं जो आप अब तक गलत बोलते रहे। अब चूंकि आप गलत बोलते रहे तो आपको निश्चित है उसका वजन भी गलत ही पता होगा। तो आज उन सारी कमियों को दूर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो और ये सारे शब्द बहुत कॉमन हैं, हम जानते हैं, ठीक है। अब तारीख में एक बात को दर्ज कर देना, जिनको ज़्यादा उर्दू का शौक होता है और बहुत ज़्यादा नए नए सीखे होते हैं, वो हर चीज़ पे नुक्ता लगा देते हैं। तो दर्ज, दर्ज में जा पे नुक्ता नहीं है। दर्ज, दर्ज का वजन है 2-1, ठीक है, दर्ज। लेकिन वो नुक्ता लगा के दर्ज कर देते हैं। इस बात को दर्ज करो ना, मेरी कंप्लेंट दर्ज करो। भाई दर्ज का मतलब है फाड़ देना। क्योंकि जो टेलर होता है ना उसको दर्जी कहते हैं, जो चीड़ फाड़ करके काट छांट करके बनाता है उसको दर्जी कहते हैं। जा जेड है, वो दर्जी नहीं है, दर्जी है। और दर्ज क्या होता है? राइट डाउन करना, मेंशन करना। टू मेंशन इज दर्ज, ठीक है। और टेलरिंग इज दर्जी, दर्ज। तो ये अगर आप अब तक गलत बोलते हैं तो समझ लें। और ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं, मैं सबसे पहले आता हूँ। मर्ज बोलते हैं, मर्ज। अगर आप मर्ज बोलेंगे कि यार इस मर्ज की दवा क्या है, मर्ज मतलब बीमारी, ये प्रॉब्लम, तो मर्ज अगर बोलेंगे तो वजन कितना आएगा? उसका वजन आएगा 2-1, मर्ज। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहता हूं तो आप फटाफट नोट करते जाइएगा। मर्ज इज अ रॉन्ग वर्ड। क्योंकि मर्ज अगर बोल रहे हैं तो वजन आ रहा है 2-1, जो कि गलत है। इसका सही शब्द है मरज, मरज। और जब हम मरज बोलते हैं तो वजन हो जाता है 1-2, क्योंकि मरज, मरज। भाई मरज की दवा क्या है? अगर आप अब तक इसे मर्ज मर्ज पढ़ रहे थे तो वो बहर से बाहर है। वो कभी आप अपनी गजल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अपनी नज्म में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो द रॉन्ग वर्ड इज मर्ज, द करेक्ट वर्ड इज मरज। तो अब असाइनमेंट यहां से शुरू होता है कि आप नोट भी करते जाइए और आपको उम्मीद है कि पीडब्ल्यू से लिंक भी मिल जाएगा। मैं फटाफट वो वर्ड शब्द सारे कहता जाऊंगा कि जो गलत हैं, और उनके सही शब्द क्या हैं आपको वो बताना है। और गलत शब्द का गलत वजन क्या है वो भी बताना है, और सही शब्द का सही वजन क्या है वो भी बताना है। कोशिश करूंगा बीच बीच में कुछ बताता चलूं। मर्ज एक गलत शब्द है, लिख लीजिए। असल, असल एक गलत शब्द है, असल नहीं है, असल होता है, असल नहीं है। जमा, जमा गलत है। हलक गलत है, क्योंकि इन सब का वजन 1 और 2 है, इनका वजन ये नहीं है। जहन्नुम, जहन्नुम 1-2-2 वजन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। खत्म, खत्म, इसका वजन क्या? 1-2, लेकिन ये गलत है। आपको बताने का सही क्या है। खत्म इज ए रॉन्ग वर्ड, आप नोट करते जाइए। वहम इज ए रॉन्ग वर्ड। नजम इज ए रॉन्ग वर्ड। वजन इज ए रॉन्ग वर्ड। अगर आप मेरा सेशन दोबारा ध्यान से सुनेंगे तो मैं हर बार कह रहा हूं आइए हम वजन सीखते हैं, वजन। तो वजन इज अ रॉन्ग वर्ड। रहम इज अ रॉन्ग वर्ड। शहर, शहर, शहर 1-2 जिसका वजन है इज अ रॉन्ग वर्ड। दफन इज ए रॉन्ग वर्ड। दखल इज ए रॉन्ग वर्ड। जिक्र इज ए रॉन्ग वर्ड। फिकर इज ए रॉन्ग वर्ड। शमा, शम्मा, ये सब एक्चुअली करेक्ट नहीं है, लेकिन हम इनको क्यों और कैसे यूज करते हैं ये भी हम अगले सेशन में जानेंगे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी व सस्पेंस बना रहना चाहिए। तबाह इज ए रॉन्ग वर्ड। परवाह, परवाह, परवाह का वजन क्या है? 2-2-1, परवाह, मगर ये गलत है, ठीक है। अहम, आ हा छोटा और मां, अहम। बहस, बर्फ, पहल, पहल। तखत, जिरहा, जिरहा भी एक
उर्दू का अच्छा शब्द है। हरफ गलत शब्द है। हरफ, क्योंकि हरफ का वजन है एक दो। सही शब्द क्या है? हर्फ। हर्फ, जब हर्फ बोलेंगे तो वजन क्या हो जाएगा? हर दो फ एक, तो देखिए वजन बदल गया, शब्द बदल गया। खर्च, पैसा खर्च करो, खर्च करो, तो खर्च का वजन क्या है? एक दो, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? खर्च। तो जब खर्च करेंगे तो रा ऊपर खा के साथ चला जाएगा, तो वजन क्या हो जाएगा? दो एक। दरोगा, तो दरोगा भी गलत शब्द है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द जिसमें हम बस गलत बोलते हैं लेकिन वजन नहीं बदलता, वो है जीना, जीना, जीरा, जीरा। तेल में छौंका लगाते हैं तो क्या डालते हैं? जीरा या जीरा? जीरा राइस होता है या जीरा राइस होता है? जीरा राइस होता है। जा नहीं है, वो जितने रेस्टोरेंट्स के बोर्ड पे JEER लिखा है, दैट इज रॉन्ग। जीरा राइस। जो छत पर जाने के लिए हम नीचे से चढ़कर जाते हैं, वो क्या है? जीना या जीना? वो जीना है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं, और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे करेंगे। आज अगर इस शब्द को, आज इस वज़न को, इन सब चीज़ों को हमने सीखा, और आप जितना अच्छे से मश्क करेंगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हम उतनी ही अच्छे से इन शब्दों को क्विकली, फटाफट हम बहर में डाल के जल्दी जल्दी अपनी भावनाओं पर आएंगे। देखिए, इसमें कई लेवल्स हैं। पहले अभी मैं आपको बस आटे की लोई बनाना सिखा रहा हूँ, और फिर धीमे धीमे लोई अच्छे से बन जाएगी तो फिर हम हल्के हल्के बेलना सिखाएंगे। फिर जब पूरा बेल गोल पाएंगे तब उसको फुलाना सिखाएंगे। तो अभी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स में कह देना गजल है। जब तक दिल का दर्द यहाँ से निकल कर वहां तक नहीं पहुंचे, जब तक हमारी बात अगले की रूह तक नहीं पहुंचे, वो मुकम्मल नहीं होगी। तो हम हर मिसरे में सेंस कहाँ आएगा, बहुत सारे इसमें स्टेजेस होती हैं। जैसे हम कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द के एल्यूशंस, जिनको बोलते हैं प्रतीकात्मक शब्द, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हर दोनों लाइन में, मिसरे में रब्त होना चाहिए, एक मिला जुला एक सवाल का एक जवाब होना चाहिए शेर में। वो सारी चीज़ों पर आएंगे, शेरियत पर आएंगे धीमे धीमे। मगर हम पहले बेसिक्स पकड़ देंगे आपके साथ में, फिर धीमे 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 शेर की क्वालिटी पर आएंगे। तो ऐसा ना समझें कि शायरी गणित बिल्कुल नहीं है, मगर अच्छी शायरी करने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ।